नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर शहर में प्रदूषण कम करने के लिए मनपा और नीरी एक साथ संयुक्त प्रयासों से शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प। कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए प्रशासन की तैयारी जोरों पर। शहर में 30 जगह पर लगेंगे ऑक्सीजन वॉक इन सेंटर। और तहसील पुलिस ने कुख्यात आरोपी को किया कारतूस और देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर में प्रदूषण कम करने के लिए अब मनपा और नीरी एक साथ कार्य करने वाले हैं। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा है कि नागपुर शहर में वायु व अन्य प्रदूषण को कम करने के लिए मनपा और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी एक साथ मिलकर काम करेंगे। संयुक्त प्रयासों से ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। शहर के विकास के साथ वाहनों के कारण वायु और अन्य प्रदूषण में दिन ब दिन वृद्धि हो रही है, जिसे देखते हुए महानगर पालिका और नीरी एक साथ आकर प्रदूषण पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए, इस पर कार्य शुरू करने वाली है। नीरी की प्रमुख वैज्ञानिक बी पद्मा एस राव और संगीता गोयल ने बताया कि वाहनों की वजह से बरडी, धनतोली, कॉटन मार्केट, सोमलवाड़ा, गांधी बाग, इंदौरा, जरीपटका, महाल, घाट रोड, वर्धमान नगर, पारडी आदि इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। प्रदूषण के लिए बस, ट्रक, 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों से निकलने वाला धुआं जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों की नियमित जांच की जानी चाहिए। अनेक प्रश्न थे जो शहर के बिल्डिंग मटेरियल, वेस्ट का मटेरियल है, उसको लेकर के थे। हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं जिन्होंने नालों का स्वरूप ले लिया है, उसमें भी हम लोग किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, वह विषय थे। हमारे यहाँ कुछ वेजिटेशन पान कांदा का होता है, उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, वह भी विषय थे। इन सारे विषयों पर भरपूर चर्चा हुई है और नीरी के साथ में मिलकर के इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन करने के दृष्टि से सर्वे रिपोर्ट से लेकर के सारे काम हम जो भी एग्जीक्यूट करेंगे नीरी के नेतृत्व में करेंगे। इस प्रकार का हमने निर्णय लिया है और आने वाले समय में नागपुर देश के लिए एक दिशा निर्देशक ठहरे, यह भावना है। नागपुर देश का ऐसा पहला शहर है, इस शहर ने गंदे पानी को ट्रीट करके पावर जनरेशन के लिए दिया और देश का पहला प्रोजेक्ट नागपुर शहर के माध्यम से हुआ है। डॉक्टर लाल सिंह ने बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं। उन पेड़ों की मदद से ध्वनि प्रदूषण भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नीरी इस दिशा में काम कर रही है। मंडल प्रयासरत है। महापौर ने कहा कि देश के कई शहरों में वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए नीरी की सलाह ली जाती है। नीरी नागपुर शहर की पर्यावरण रिपोर्ट भी तैयार करती है। सोमवार को तिवारी नीरी पहुंचे और प्रदूषण पर अंकुश लगाने वाले उपक्रमों की जानकारी ली। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को काबू में रखने के लिए प्रशासन तैयारी में जुटा है। इसी कड़ी में शहर में 30 स्थानों पर ऑक्सीजन वॉक इन सेंटर आरंभ करने का फैसला लिया गया है। इन सेंटर के मार्फत जरूरत पड़ने पर नागरिकों को तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आज ये जानकारी दी। वे विभागीय आयुक्त कार्यालय में कोविड संक्रमण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सेंटर के मार्फत मरीजों को पास स्थित अस्पताल में भर्ती करने में मदद भी की जाएगी। इन केंद्रों को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर जिला विकास निधि से 100 और कंसंट्रेटर दिए जाएंगे। पालक मंत्री ने कहा कि जिले में कोविड के डेल्टा वेरिएंट के संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें उमरेड के 8 एवं नागपुर के 4 रोगी शामिल हैं। इन रोगियों के नमूने जांच के लिए NIV पुणे भेज दिए गए हैं। राउत ने उन्हें रिपोर्ट जल्द हासिल करने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए। नागपुर की तहसील पुलिस ने मोमिनपुरा के कुख्यात गुंडे मोहम्मद फयाज को कारतूस और कट्टे के साथ पकड़ा है। बोरियापुरा की गरीब नवाज मस्जिद के पास रहने वाला फयाज का पिता भी मादक पदार्थ तस्कर बताया जा रहा है, जबकि फयाज के खिलाफ भी हत्या का प्रयास, हमले, मारपीट, हफ्ता वसूली आदि मामले दर्ज है। तहसील पुलिस को मोमिनपुरा फुटबॉल मैदान के पास फयाज के संदिग्ध अवस्था में घूमने का पता चला। उसकी तलाशी लेने पर देसी कट्टा और 2 कारतूस मिल गए। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि फयाज किसी बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में था। ये कार्रवाई डीसीपी लोहित मतानी के मार्गदर्शन में की जाने की जानकारी तहसील पुलिस द्वारा दी गई है। कल रात को हमें गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि मोमिनपुरा निवासी
मोहम्मद फैयाज वल्द मोहम्मद नियाज उम्र 21 साल, एक गुनहगार कुछ सस्पेक्टेड आर्म्स लेके घूम रहा है। ये इंफॉर्मेशन को हमने वेरीफाई करके हमारे अधीनस्थ एपीआई संदीप बाबू, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सेंडे, किशोर गरवाले, इनको उस एरिया में पेट्रोलिंग के लिए भेजा। तब रात को करीब 1:30 बजे के दरमियान मोमिनपुरा स्थित फुटबॉल ग्राउंड में मोहम्मद फैयाज, जो कि वो पुराना क्रिमिनल है, पूरे स्टाफ उसको पहचानता था, उसको धर दबोच लिए। तब उसके कमर के अंदर एक पीतल की देसी बनावटी की पिस्तौल कीमत 15,000 रुपये और 2 लाइव कारतूस उसके पास मिले 2000 के। इसलिए उनको पंचे के सामने हिरासत में लेके पुलिस स्टेशन में मोहम्मद फैयाज वल्द मोहम्मद नियाज उम्र 21 साल, गरीब नवाज मस्जिद मोमिनपुरा, इसके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 542/2021 धारा 3-7-25 आर्म एक्ट ये गुना दाखिल करके विद्यमान कोर्ट में उनको आज पुटअप करके उनका पीसीआर प्राप्त किया। जबकि आरोपी मोहम्मद फैयाज रेखा का गुनहगार है, उसके ऊपर इसके पहले हत्या, गंभीर दुखापत के 5-6 गुने दाखिल है। इसलिए उन्होंने पिस्तौल किसके काम के लिए लाए थे, कहां से लाए थे, इसका अभी तपास पीसीआर में चलेगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण और ओबीसी आरक्षण के विषय को गंभीरता से लेते हुए जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव न लिए जाए, इस बात का ज्ञापन सोमवार को जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे से मांग की गई कि कोरोना के संक्रमण के बीच स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव न लिए जाए, जबकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जब तक सुलझ नहीं जाता तब तक कोई चुनाव राज्य में न हो, ऐसी मांग चुनाव आयोग को की गई है। जबकि जिलाधिकारी कार्यालय भी इस मांग को अमल करे और वरिष्ठ अधिकारियों तक इस मांग को लेकर जाए। इस उद्देश्य से भाजपा ने जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को सोमवार को निवेदन दिया। राज्य निवडणूक आयोगानंतर आम्ही आज जिल्हाधिकारी नागपूर यांना नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये ज्या 16 जागा जिल्हा परिषदेच्या आणि 31 पंचायत समितीच्या निवडणुका लागल्या, या निवडणुका थांबवाव्या, कारण नागपूरमध्ये कोरोनाचं संक्रमण वाढलं। अजून कडक निर्बंध काल महाराष्ट्र सरकारने लावले आणि त्यामुळं कलेक्टर आणि विभागीय आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाला त्या ठिकाणी कळवलं पाहिजे की कोरोनाच्या संक्रमणामध्ये आम्ही निवडणुका घेऊ शकत नाही। दुसरं, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या राज्यामध्ये निवडणुका आम्ही होऊ देणार नाही, घेणार नाही, असं माननीय ओबीसी मंत्री वडेट्टीवार जी यांनी जाहीर केलं आहे आणि कालही त्यांनी तसं सुतवा केला आहे। तर जे मग राज्य सरकारची त्या ठिकाणी घोषणा केली असेल राज्य सरकारने की आम्ही जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा तिळा सुटत नाही तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निवडणुका होऊ देणार नाही। आणि तिसरंही त्यांनी असं म्हटलं की कोरोनाच्या संक्रमणाची लाट असल्यामुळं आम्ही निवडणुकीकरता राज्य सरकारचा स्टाफही देणार नाही। तर मला वाटतं मग जर इतक्या घोषणा केल्या आहे तर आम्ही आज कलेक्टरला विनंती केली आहे की सरकारकडून अशा घोषणा झाल्या आहे आणि नागपूरची परिस्थिती उद्या पुन्हा कोरोनाच्या संक्रमण वाढू नये म्हणून आपणही आपला अहवाल जो वस्तुस्थिती अहवाल आहे तो गव्हर्नमेंटला पाठवावा अशी विनंती आम्ही कलेक्टरला केली आहे। केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल राज्य के 418 पुलिस जवानों के प्रशिक्षण की सोमवार को शुरुआत हुई। गुजरात व महाराष्ट्र में सीआरपीएफ द्वारा अस्पताल शुरू किया जा रहा है। इस दौरान सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक रणदीप दत्ता ने जानकारी दी। महाराष्ट्र व गुजरात के साथ पूरे देश भर में सिविक्स एक्शन प्रोग्राम केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत नागरिकों को मदद की जा रही है, जिसकी जानकारी सीआरपीएफ के पश्चिम क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक रणदीप दत्ता ने सोमवार को हिंगना के सीआरपीएफ कैंप में दी। सोमवार से सीआरपीएफ हिंगना में
418 जवानों के प्रशिक्षण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वो बोल रहे थे। जवानों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण 44 सप्ताह का रहेगा, जिसके बाद वो देश के अलग अलग राज्यों में भेजे जाएंगे। यही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र, गुजरात में सीआरपीएफ के सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, जबकि बेड की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जाने की जानकारी भी इस दौरान दी गई है। योजना बहुत हैं, पर अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मैं नए जो आरक्षी बेसिक ट्रेनिंग के लिए नए रिक्रूट आ रखे हैं 418 महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के लड़कों को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके जो रखा है ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको अच्छी ढंग से ट्रेनिंग दी जाए। और जो पॉलिसी वाली चीज़ें हैं फिर हम आपसे विस्तार में ज़रूर है विस्तार, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, जैसे उनका निर्देश दिया जाएगा उसके तहत कार्रवाई की। हम अपने जितने भी CH हॉस्पिटल हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं, 30 से 40 हो रहे हैं, 40 से 50 बेड हॉस्पिटल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी होल ऑफ महाराष्ट्र या गुजरात में हमारे CH हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आदेश मिले हैं कि सिविलियन की भी मदद करेंगे, और हम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। एकदम सही कह रहे हैं कुरैशी जी, हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गाँव में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे देश में जो हमें निर्देशन वगैरह निर्देश दिए जाते हैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA के द्वारा, हम उसका पालन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में भी हम लोगों की मदद करें। जो सिविक एक्शन के पैसे हमें मिलते हैं गरीब लोगों की मदद के लिए, हाइजीन सैनिटेशन के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हम कार्य करते आए हैं और करते रहेंगे और अपनी तरफ से भी करेंगे। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।